रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ऐसा मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिससे इस साल का सबसे घातक हमला आप कह सकते हैं। इस हमले में अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत, 92 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसी सूचना मिल चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर है, संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की। राहत बचाव दल लगातार मलबा हटाने में लगे हुए हैं कीव में। यूक्रेन की राजधानी कीव में शुक्रवार सुबह का मंजर बहुत दर्दनाक था। कई बहुमंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। सड़कें टूटी हुई, इमारतों के मलबे, वाहनों के अवशेष और बचाव कर्मियों से भरी हुई थी। पूरे शहर में सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। यूक्रेन की आपातकालीन सेवा के कर्मचारी भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में जुटे रहे। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग अब भी लापता हैं और उनके जीवित मिलने की उम्मीद में अभियान जारी है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में राजधानी के कई आवासीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। 100 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जहां पर लोग रह रहे थे, आम नागरिक, वो क्षतिग्रस्त हो गए हमले के बाद। कई स्कूल टूट गए, सार्वजनिक इमारतें थीं वो टूट गईं और जो नागरिक सेवाएं थी लोगों के लिए रोजमर्रा की, वो सब कुछ प्रभावित हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले पर नागरिकों पर सीधा हमला बताया और कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि रूस लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूक्रेन के हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य सहायता की भी अपील की। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसके हमलों का निशाना सैन्य और सैन्य संबंधित ठिकाने थे। मॉस्को का कहना है कि यह कार्रवाई हाल के दिनों में यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्र पर ऊर्जा ढांचे पर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में था। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि हमले में सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को हुआ है। बचाव अभियान के दौरान कई भावुक दृश्य दिखाई दिए। मलबे के नीचे अपने परिजनों के लोग तलाश करते नजर आए। 10 वर्षीय बच्चे के माता पिता और एक 15 वर्षीय किशोरी के परिजन भी इसमें शामिल हैं। कई शव मलबे से बरामद किए गए, कई अभी भी फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य जो है वहाँ पर लगातार जारी है। राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और स्थितियाँ खराब हैं। हमला ऐसा हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और तेज होता अब दिखने लगा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर कई ड्रोन अटैक किए हैं। इसमें ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों को टारगेट किया गया था। इसके जवाब में रूस ने इस प्रकार की कार्रवाई की कि पूरा कीव दहल गया। पता आपको ये दें कि एक महिला और उसके 2 साल से कम उम्र की बेटी भी इसमें शामिल हुई। कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं और वहां भी राहत और बचाव कार्य जारी है। युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने के आरोप लगा रहे हैं। रूस जहां अपने हमलों को सैन्य कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं यूक्रेन का आरोप है कि आम नागरिक लगातार इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस ताज़ा हमले में एक बार फिर से कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या ये युद्ध और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। लगातार बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों में न केवल सैन्य मोर्चों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जिंदगियां भी समाप्त हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। फिलहाल कीव में राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन की आशंका है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि हमला बहुत ज़्यादा भीषण हुआ था और रिहायशी इलाकों पर हुआ था। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की होगी बात। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जारी जन आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आंदोलन के 24वें दिन गुरुवार को रावलकोट के ईदगाह मैदान में बड़ी जनसभा आयोजित की गई। इसमें आयोजकों के अनुसार करीब 80,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा अपने अधिकार और 38 सूत्रीय कुल मांग है उसको जल्द पूरा करने की मांग दोहराई गई। आंदोलन की अगुवाई कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी JAC का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन और व्यापक हो सकता है। रैली को संबोधित करते हुए JAC के प्रमुख सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी सेना और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हथियार और गोला बारूद पाकिस्तानी सेना ने ही उपलब्ध कराए थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अमन खान ने दावा किया कि फरवरी 2025 में रावलकोट में जैश-ए-मोहम्मद की एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें खुलेआम AK-47 लहराई गई थी, तलवारें भी थीं। आरोप है कि उस समय रावलाकोट के डिप्टी कमिश्नर ने न केवल इस
रैली की अनुमति दी थी बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि पहले हथियारों के साथ रैलियां कराई गईं और अब हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। इसी ज़मीन पर रहने वाले लोग ही इसकी असली वारिस हैं, ऐसा कहा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि 68 यानी 38 प्रमुख मार्गों को लेकर चल रहा है। इनमें बेहतर प्रशासन, आर्थिक राहत, संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, रोजगार, बिजली पानी की सुविधाएं, राजनीतिक अधिकार जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है, जिस कारण लोगों में व्यापक असंतोष है। अमन खान ने सरकार को चेतावनी दी, यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई, स्वीकार नहीं किया गया तो आंदोलन केवल सुधारों की मांग तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग होने की मांग तक हम पहुंच करेंगे। रैली के दौरान कुछ वक्ताओं ने पाकिस्तान के नियंत्रण को खारिज करते हुए भारत के साथ बातचीत बढ़ाने की जरूरत भी बताई। अमन खान ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का और इस क्षेत्र की जरूरत पाकिस्तान को ज़्यादा है, ना कि यहाँ के लोगों को। इस बीच पीओके में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में धरने, रैलियां, जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव उपाय अपना रही है। उनका कहना है कि प्रशासनिक दबाव, सुरक्षा बलों की तैनाती, गिरफ्तारियां, आंदोलन की कमजोरियां, इसको कमजोर करने की कोशिश के बावजूद लोगों का समर्थन बढ़ा है। इसके विपरीत आंदोलन पहले की तुलना में अधिक संगठित और उग्र होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आंदोलन को विदेशों में रहने वाले पीओके मूल के लोगों को भी उनका समर्थन दरअसल मिल रहा है। विभिन्न देशों में पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं और आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठी है। इसी ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि वे अपने अधिकार और राजनीतिक भविष्य को लेकर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि रैली में लगाए गए आरोप और दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार की ओर से भी इन आरोपों और बयानों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इन दावों की पुष्टि फिलहाल संभव नहीं है। फिलहाल पीओके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आंदोलन लगातार फेल हो रहा है और सरकार तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। यदि दोनों पक्षों के बीच में जल्द कोई सकारात्मक संवाद नहीं हुआ तो क्षेत्र के हालात और अधिक जटिल हो जाएंगे। विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत ही तनाव कम करने की सबसे प्रभावी उपाय के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल को दुनिया के सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगियों में गिना जाता है, लेकिन ईरान के साथ हालिया संघर्ष के दौरान इन दोनों देशों की रणनीति हर मोर्चे पर एक जैसी नहीं थी। अब एक नई रिपोर्ट आई है। इजराइल को लेकर चौंका देने वाला दावा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सहयोगी देशों के जरिए ईरान को इजराइल की एक हत्या की साजिश के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। दावा किया गया कि इजराइल युद्धविराम वार्ता में शामिल ईरान के 2 शीर्ष नेताओं को निशाना बना सकता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और ना ही अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। रिपोर्ट जो कह रही है, अमेरिका को आशंका थी कि यदि वार्ता में शामिल प्रमुख ईरानी नेताओं पर हमला होता है तो युद्धविराम की पूरी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी और मध्य पूर्व एक बार फिर से जल उठेगा। इस कारण अमेरिका ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से ईरान तक कथित तौर पर सुरक्षा संबंधी संदेश भी पहुंचाया था। इजराइल से भी संयम बरतने के लिए कहा गया था। बताया गया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष हैं जो गालिबाफ उस समय युद्धविराम और आगे की कूटनीतिक वार्ताओं में सबसे अहम चेहरे थे। इन दोनों नेताओं के ऊपर अटैक की साजिश रची जा रही थी। दोनों नेता अमेरिका, कतर, पाकिस्तान और क्षेत्र के अन्य देशों की तरफ गए थे, संपर्क में थे। इन वार्ताओं का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत। अमेरिका का मानना है कि यदि इन नेताओं पर हमला हुआ होता तो शांति की पूरी कोशिश विफल हो जाती और हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली थी कि इजराइल ने अरागची और गालिबाफ को संभावित निशाने की सूची में रखा है। ट्रंप प्रशासन का आकलन था कि यदि दोनों नेताओं की हत्या हो जाती तो ईरान के साथ किसी भी तरीके की कूटनीतिक प्रक्रिया की संभावनाएं समाप्त हो जाती। इसी वजह से अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के जरिए ईरान को सतर्क पहले करा दिया था कि वो लोग इजराइल से सावधान रहें। इजराइल पर भी दबाव बनाया गया कि वो वार्ता में शामिल नेताओं को निशाना ना बनाए। रिपोर्ट के अनुसार गालिबाफ 2025 के 12 दिन के युद्ध और उसके बाद हुए संघर्ष के दौरान 2 बार हमले का लक्ष्य बने थे, टारगेट बने थे, लेकिन दोनों बार वो बचे थे। अप्रैल में इस्लामाबाद में हुई वार्ता के बाद ईरानी सांसद मोहसिन जंगानेह ने भी कहा था कि सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरों के बावजूद ईरानी डेलीगेशन ने बातचीत जारी रखी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरानी डेलीगेशन के विमान को पाकिस्तान की सीमा से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा प्रदान की थी।
वापसी के दौरान सुरक्षा खतरे को सूचना मिलने पर विमान की दहशत में आपात लैंडिंग कराई गई। इसके बाद डेलीगेशन सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचा था। इसके बावजूद अब्बास अरागची और गालिबाफ ने कतर, स्विट्जरलैंड और भारत सहित कई देशों की अपनी कूटनीतिक यात्राएं जारी रखी। इससे संकेत मिलता है कि सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद ईरान बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद इजरायल की प्राथमिकता ईरान के शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को कमजोर करना था। दावा किया गया कि वर्षों के दौरान ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे अभियानों में निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की रणनीतिक ईरान के मौजूदा सत्ता ढांचे पर दबाव बढ़ाने और नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को मजबूत करने की थी। इसी कारण वार्ता में शामिल अपेक्षाकृत व्यवहारिक नेताओं पर भी खतरा बना रहा। दूसरी ओर अमेरिका की सोच इससे अलग बताई गई। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन सैन्य दबाव बनाए रखने के साथ साथ में बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना था कि कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखना लंबे समय से बेहतर विकल्प है। इस वजह से उसने ईरान को संभावित खतरे के बारे में आगाह किया था ताकि वार्ता प्रभावित न हो। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार की अब बात होगी, क्योंकि तैयारियां तेज हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। हालांकि सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने ही पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को उस समय इनकी मौत हो गई थी जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था। इनको टारगेट करके मारा गया था। क्षेत्र में व्यापक सैन्य संघर्ष इसी के बाद छिड़ा था। युद्ध विराम लागू होने के बाद में ईरानी प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का कार्यक्रम तय किया था। 4 जुलाई से शुरू होने वाली अंतिम यात्रा 9 जुलाई को खामनेई के गृहनगर मशहद में दफन के साथ पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार तेहरान में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को विभिन्न धार्मिक स्थलों तक ले जाया जाएगा। 7 जुलाई को पवित्र शहर कोमा में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद मशहद में दफन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल हो सकते हैं। राजधानी तेहरान और अन्य शहरों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सड़क, सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थानों पर आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग लगाए गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के बीच में सबसे बड़ा सवाल मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी को लेकर उठ रहे हैं। भारत में मुस्तफा खामनेई के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीमी इलाही ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से मुस्तफा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि इजरायल की ओर से लगातार मिल रही धमकियां और संभावित निगरानी के जोखिम को देखते हुए उनका सार्वजनिक कार्यक्रम में आना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। इजरायल हमला कर सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सार्वजनिक रूप से सामने आने पर उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। हालांकि स्पष्ट करना जरूरी है कि मुस्तफा खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल न होने की वजह को लेकर यही आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है। इस बात का कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उन पर किसी हमले की तत्काल योजना थी। सुरक्षा एजेंसियों की आशंका के आधार पर यह फैसला लिया गया। भारत इस राज्य के अंतिम संस्कार में अपना डेलीगेशन भेज रहा है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन समारोह में शामिल होंगे। भारत और ईरान के बीच में लंबे समय से रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध ऐसे रहे हैं। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी को दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों के तौर पर भी देखा जा रहा है। खामनेई के अंतिम संस्कार पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। 2 करोड़ के आसपास लोगों के पहुंचने की पूरी दुनिया से संभावना है। उसी प्रकार की तैयारियां भी यहाँ की जा रही। खामनेई के जनाजे से मुस्तफा लेकिन दूर रहेंगे क्योंकि उनको डर है कहीं उनको भी ना इजराइल मार दे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फर्रुखाबाद स्थित लगभग 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने की घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया।
पाकिस्तान सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यक और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। भारत ने कहा कि केवल एक धार्मिक स्थल पर हमला नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और स्पष्ट तौर पर कहा कि तोड़फोड़ बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाने की खबरें अत्यंत दुखद हैं और इससे अधिक चिंता की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी और यहाँ पर एक्शन हो गया। कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। भारत ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि कई वर्षों में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, इन तमाम जगहों को टारगेट किया गया। बता आपको ये दें कि भारत ने जब फटकार लगाई, इस पर प्रतिक्रिया दी, तमाम नेताओं ने इस पर बात रखी, विदेश मंत्रालय की तरफ से जब बातें कही गई तो पाकिस्तान में वहाँ के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे अरोड़ा और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण दिया और एक बयान भी जारी किया। उस बयान के जारी होने के बाद में चीज़ें स्पष्ट हुई और मुख्यमंत्री का भी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इसका जीर्णोद्धार दोबारा कराया जाएगा।